नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ वीटा के यूट्यूब चैनल पे। एक और जानकारीपूर्ण लेक्चर में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ विधि की बात नहीं करता है, बल्कि वो ये पूछता है कि जो विधि है आखिर में उसका मकसद क्या है, वो क्यों बनाई गई है और सबसे ज़रूरी कि क्या विधि सिर्फ डराने के लिए होती है या फिर उसका कोई ऊंचा उद्देश्य भी है। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, मतलब कि हम बात करने वाले हैं आज दार्शनिक विचारधारा की, यानी फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की। और इस विचारधारा की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो कहाँ पे हैं? तो वो है जर्मनी की। मतलब ये जो विचारधारा है वो जर्मनी की ही एक पुरानी विधिक विचारधारा से निकली है, जिसका नाम था ऐतिहासिक विचारधारा, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। पर यहाँ पर एक अंतर है। जो ऐतिहासिक विचारधारा है वो विधि को अतीत के समाज की जो ज़रूरतें हैं, मतलब थी, या फिर जो परंपराएं थी, उससे जोड़ती है। लेकिन दार्शनिक विचारधारा विधि को नैतिकता और मानवीय तर्क से जोड़ती है। और एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे जिनका नाम था फ्राइडमैन। इन्होंने इस विचारधारा को नाम दिया था एज अ फिलोसफिकल हिस्टोरिज्म। ठीक है। दार्शनिक विचारधारा का ऐसा मत था कि जो विधि है उसका विकास जो है वो पूरी दुनिया में, एंटायर वर्ल्ड में एक समान होता है, और ये किसी काफी गहरे सोच वाले, विचार वाले स्रोत से, यानी कि सोर्स से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि हर जगह पे, हर समय पर लागू होता है हर व्यक्ति के ऊपर। और इस विचारधारा का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो रहा है कि इसको विधि के उद्देश्य की, यानी कि लॉ के पर्पस की खोज करनी है। और जो दार्शनिक विचारधारा है उनके अनुसार जो विधि है वो केवल आदेश नहीं है, और ना ही वो सिर्फ कोई इतिहास की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि हिस्टोरिकल नेसेसिटी जो है वो नहीं है, बल्कि ये तर्क जो है, मतलब रीज़न जो है उसका परिणाम है। और ये विचारधारा मानती थी कि विधि शास्त्र और जो नैतिक शास्त्र है, यानी कि जो एथिक्स है, इन दोनों का जो आखिरी गोल है, लक्ष्य है, वो एक ही है, और वो है कि जो मानव व्यक्तित्व है उसको पूर्ण करना, या फिर जो इंसान का चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, या जो उसकी मतलब नैतिकता है, इन सबको विकसित करना, मतलब लास्टली परफेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, ये इन दोनों का अंतिम लक्ष्य है। अब हम देखते हैं कि इस विचारधारा के क्या मुख्य विचार हैं। तो इस विचारधारा के 5 मुख्य बिंदु हैं, जिसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे इनके मूल विचारों को। तो सबसे पहला है कि प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक विधि जो है, नेचुरल लॉ, उसका मतलब होता है कि ऐसे नैतिक नियम जो कि प्रकृति, तर्क या फिर ईश्वर से आए हैं। मतलब ये विधि किसी इंसान या फिर सरकार ने नहीं बनाई होती है, बल्कि ये हमेशा से, प्राचीन काल से ही माने जाते हैं, और ये सबके ऊपर एक जैसे अप्लाई होते हैं। मतलब ये सार्वभौमिक होते हैं, इनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। जैसे अगर कोई कहे कि बेगुनाह को मारना जो है वो गलत है, तो आप कहेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि आपके ही अंदर से आपको, मतलब आपके इनर कंसाइंस में आपको ये बात सही लगती है। भले ही किसी किताब में ये चीज़ लिखी ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी बेगुनाह को मार देना या फिर किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब का मार देना, वो जो है वो गलत बात है। दूसरा जो इसका मुख्य विचार है वो कहता है कि जो विधि है उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो न्याय करना है, जस्टिस करना है। और जो न्याय है उसको, उसकी स्थापना जो है वो समाज में हमें करनी है। और कोई भी विधि, कोई भी कानून तभी सही माना जाएगा जब वो न्यायपूर्ण हो, मतलब जब वो जस्ट हो, जब वो सही या गलत के भेद को समझ सके। तीसरा जो है वो ये कहता है कि जो विधि है और जो नैतिकता है, यानी कि जो लॉ है और जो मोरालिटी है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस विचारधारा के अनुसार अच्छा जो कानून है वो वही होता है जब वो नैतिक भी हो। यानी अगर कोई कानून अनैतिक है, इमोरल है, तो भले ही वो कानूनी रूप से वैध हो, लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर सरकार जो है वो कोई ऐसा कानून बनाए जो एक किसी खास जाति को या फिर धर्म को किसी सार्वजनिक पार्क में, यानी कि पब्लिक पार्क में जाने से रोके, तो वो भले ही कानून हो, हमारी सर्वोच्च सत्ता ने उसे पारित किया हो, लेकिन फिर भी वो अनैतिक ही होगी, और इसीलिए वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। चौथा है कि जो हम, मतलब ये जो दार्शनिक विचारधारा के जो विशेषज्ञ लोग थे वो कहते हैं कि विवेक और जो अंतरात्मा है उसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। और इनके अनुसार हर इंसान में विवेक, यानी कि कंसाइंस, और जो तर्क शक्ति है, यानी कि रीज़न करने की जो एबिलिटी है वो होती है। और उससे हम जान सकते हैं कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। और यही जो विवेक है वो हमें एक इंसान और समाज के रूप में आगे बढ़ने में मदद करता है।
अब तक हमने जाना कि जो दार्शनिक विचारधारा है वो किस तरह से नैतिकता, तर्क और न्याय को जो है वो विधि का आधार मानती है। और अब हम बात करेंगे उन विचारकों की जिन्होंने इस विचारधारा को एक आकार दिया या फिर जिनके विचार जो है वो आज भी हमारे संविधान में, कानून में और न्याय प्रणाली में जो है वो झलकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की। तो इन्होंने मतलब ये जो इमैनुअल कांट थे, ये एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने 18वीं जो शताब्दी थी उसमें नैतिकता, स्वतंत्रता और विधि के बारे में बहुत गहरे विचार जो है वो प्रस्तुत किए थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन एथिक्स में ये स्पष्ट रूप से समझाया कि विधि और नैतिकता दोनों का जो संबंध है वो हमारे व्यवहार से ही है। लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है और जो दोनों के तरीके हैं वो काफ़ी अलग-अलग हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है वो क्या होती है। तो इनके अनुसार, कांट के अनुसार नैतिकता उन नियमों से जुड़ी है जो व्यक्ति अपने भीतर की इच्छा या फिर जो उसकी मतलब इनर मोटिवेशन होती है, आत्म प्रेरणा होती है, उससे अपनाता है। और नैतिकता पूरी तरह से स्वतंत्रता पर आधारित होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर इनके अनुसार जो विधि है वो भी स्वतंत्र कार्य से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें जो है बाहरी दबाव या फिर जो बाध्यता यानी कि जो कोएर्शन का फैक्टर होता है वो शामिल होता है। और कानून जो है वो इंसान के बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करता है, ना कि उसकी आंतरिक भावना को। तो यदि कोई व्यक्ति जो है वो कानून का पालन नहीं करता है, उस पे हम बलपूर्वक यानी कि फ़ोर्सफुली जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और जो विधि का उद्देश्य है वो समाज में लास्टली जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है। हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और वो चोरी करता है, तो जो विधि है, कानून है वो उसको सज़ा देगा। भले ही मतलब चोरी करते समय उसने क्या उसका रीज़न क्या कारण रहा है या उसके मन में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट लास्टली जो हमारा कानून है वो उसको सज़ा देगा ही। यानी जो कानून है वो उसकी जो भीतर की भावना है उसको नहीं देखेगा, बल्कि सिर्फ़ उसकी जो बाहरी क्रिया है, जो उसका बाहरी व्यवहार है उसी को देखेगा और उसी को नियंत्रित करने के लिए उसको सज़ा देगा। तो उन्होंने मतलब कांट ने बताया कि जहाँ कानून जो है वो बाहरी नियंत्रण है, वहीं नैतिकता आंतरिक नियंत्रण है। कानून ज़रूरी है ताकि समाज में अनुशासन जो है, डिसिप्लिन वो बना रहे, लेकिन नैतिकता ज़रूरी है ताकि व्यक्ति जो है वो अपने मन से ही सही कार्य करे और किसी भी गलत एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज ना हो। दूसरे जो हमारे विधिवेत्ता हैं वो हैं सामन। सामन एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे जिन्होंने दार्शनिक न्याय शास्त्र को काफ़ी गहराई से समझाने की कोशिश की। और इनके अनुसार विधि और नैतिकता दोनों का एक साझा आधार होता है, यानी कि एक कॉमन फाउंडेशन होता है। यानी विधि केवल नियमों का समूह नहीं होती है, बल्कि वो नैतिक मूल्यों और दर्शन से भी जुड़ी होती है। सैमन का मानना है कि कानून और नैतिकता को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है। दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, यानी कि व्यक्ति और समाज के जो हित हैं, उनमें एक तरह से संतुलन को बनाए रखना। और इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो है वो समझदार नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और अपनी कुछ निजी स्वार्थ के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे में कानून जो है, विधि जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, ताकि जो मतलब समाज है उसमें अनुशासन बना रहे और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी सीमित हो, लेकिन पूरी तरह से खत्म ना हो और सबका जो कल्याण है उसको भी एक तरह से ध्यान में रखा जाए। और तो सामन के अनुसार जो विधि है उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की जो रक्षा है वो हो, समाज के कल्याण का मतलब मतलब उसको सुनिश्चित किया जाए और लास्टली जो मानव जीवन है उसको पूर्णता की ओर ले जाया जाए। स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच जो संतुलन है वो काफ़ी ज़रूरी है सामन के अनुसार। और जो विधि है वो इस संतुलन को बनाता है, जिससे जो व्यक्ति है वो अपनी आज़ादी के साथ-साथ समाज में सम्मानपूर्वक रहता है। अब हम बात करेंगे हीगल के बारे में। तो जो हीगल हैं वो जर्मनी के एक महान दार्शनिक थे और इन्होंने विकासवाद यानी कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि कानून और समाज जो है वो धीरे-धीरे विकसित होते हैं। उनका विचार ये था कि विधि यानी कि लॉ कोई एक दिन में बनने वाला नियम नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना, तर्क और नैतिकता के विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हीगल की जो विकास प्रक्रिया थी, उन्होंने इसको 3 चरणों में बाँटा। उन्होंने कहा कि कोई भी विचार या फिर कोई भी जो संस्था है वो 3 चरणों में होता है। सबसे पहला है वाद, थेसिस, दूसरा है प्रतिवाद, एंटीथेसिस और तीसरा है संश्लेषण, सिंथेसिस। तो वाद
वो होता है मतलब वाद कोई भी प्रारंभिक विचार जो है, जो समाज में उभरता कोई भी नया विचार उसे हम वाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ये एक तरह का वाद है, एक नया विचार सामने आता है समाज में। और प्रतिवाद जो है वो वाद का विरोध करता है या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी कुछ सीमाओं को दिखाता है, लिमिटेशंस को दर्शाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमने कहा कि व्यक्ति को वाद है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो इसका प्रतिवाद हो गया कि व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता से समाज में जो है अराजकता फैल सकती है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ तरह की लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो इसका एक संश्लेषण आता है यानी कि सिंथेसिस, जो वाद और प्रतिवाद के संघर्ष से एक नया और संतुलित विचार जन्म लेता है, उसे हम सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण कहते हैं। जैसे जो हमारे पास वाद और प्रतिवाद था एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका संश्लेषण ये हो जाएगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, लेकिन कुछ सामाजिक और कानूनी सीमाओं के भीतर मिले। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है वो इतिहास में बार बार दोहराई जाती है, और इसी के द्वारा समाज और विधि जो है वो निरंतर विकसित होते रहते हैं। इस चीज़ को हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई समाज में नया विचार आता है कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये वाद हो गया। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि अगर सभी को अब समान अधिकार दिए जाएंगे, तो जो अनुशासन है समाज में, सोसाइटी में, वो खत्म हो जाएगा। ये इसका प्रतिवाद हो गया, एंटीथेसिस हो गया। अब इन दोनों विचारों के बहस और अनुभवों से एक नया संतुलन जो है वो जन्म लेता है कि सभी को समान अधिकार हो, लेकिन कुछ नियमों और दायित्वों के साथ, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और ड्यूटीज और लाइबिलिटीज के साथ। तो ये क्या हो गया, ये संश्लेषण हो गया, सिंथेसिस हो गया। तो इसी प्रकार नया कानून बनता है जो दोनों पक्षों को मिलाकर एक बेहतर व्यवस्था बनाता है। फिर हीगल ने राज्य और विधि के विकास के बारे में भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य और विधि दोनों मानव तर्क यानी कि रीजन और चेतना से विकसित हुए हैं। प्रारंभ में व्यक्ति जो है वो अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के अनुसार काम करता था, तो ये व्यक्तिगत अनैतिक इच्छा थी। लेकिन धीरे-धीरे व्यक्ति ने समझा कि उसे समाज में रहना है और अपनी जो इच्छाएँ हैं, उसको समाज के हित में बदलना होगा। इससे उसकी सोच बनी कि नैतिक सामूहिक इच्छा यानी कि जो मॉरल कलेक्टिव विल है, यानी ऐसी सोच जिसमें सभी का भला हो, सिर्फ़ उसका ही नहीं। तो इसी नैतिक सामूहिक सोच से जो है, वो विधि और राज्य का दोनों का जन्म होता है। और विधि और नैतिकता का संबंध भी इन्होंने समझाया। इनके अनुसार विधि और नैतिकता जो है वो अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में इनका संबंध है। विधि जो है वो बाहरी आचरण यानी कि एक्सटर्नल कंडक्ट जो है किसी भी व्यक्ति का, उसको नियंत्रित करता है। वहीं जो नैतिकता है वो आंतरिक प्रेरणा से जुड़ी हुई है, यानी कि इनर मोटिव से, इनर कंसाइंस से हम कह सकते हैं जुड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन इन दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही होता है, और वो होता है कि समाज में संतुलन को बनाए रखना और जो नैतिक विकास है उसको करना। यानी कानून को नैतिकता से कट कर जो है हम नहीं देख सकते हैं, ऐसा हीगल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भले ही ये जो दार्शनिक विचारधारा है, वो काफ़ी अच्छे विचार इन्होंने प्रकट किए, प्रस्तुत किए। लेकिन फिर भी कुछ विधि शास्त्रियों ने इस विचारधारा की आलोचना करते हुए कुछ पॉइंट्स को, कुछ बिंदुओं को रखा। एक-एक करके हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ये जो प्राकृतिक विधि है, उसका मतलब इन्होंने जो प्राकृतिक विधि की जो इनका मुख्य विचार है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, वो अक्सर ही धुंधली और व्यक्तिगत हो जाती है। मतलब प्राकृतिक विधि ये कहती है कि कुछ विधि जो है वो प्राकृतिक रूप से सही होते हैं, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करती है कि वे कौन से हैं या फिर उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है? ये सब वो स्पष्ट नहीं करती, वो कहीं न कहीं अस्पष्ट है। ये विचार जो है वो काफ़ी हमें अवास्तविक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लगता है, और ये व्यक्तिगत भी बन जाता है। मतलब ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जो है ये चीज़ डिफ़र करती है। और अलग-अलग जो विचारक हैं, जैसे अरस्तू हैं, एक्विनास हैं, ग्रोशियस हैं, कांट हैं, इन्होंने प्राकृतिक विधि को अपने-अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिससे ये और भी अस्पष्ट हो जाती है। तो इसका जो निष्कर्ष आता है कि एक ही परिस्थिति में 2 व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक विधि को मतलब प्राकृतिक विधि का जो है वो अलग-अलग कहीं न कहीं अर्थ निकाल सकते हैं, इसीलिए ये हमें सही नहीं लगती है। दूसरा है कि अलग-अलग समाज और संस्कृतियों में जो नैतिकता के मानदंड हैं, वो अलग होते हैं। जैसे नैतिकता जो है वो आधार है जिस पर प्राकृतिक विधि टिकी होती है, लेकिन नैतिकता समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार जो है वो बदलती रहती है। जैसे एक समाज में हम मतलब मृत्युदंड जो है वो नैतिक हो सकता है, जबकि दूसरे में वो हम मतलब कह सकते हैं वो अमानवीय माना जाता है, इनह्यूमन माना जाता है। तो जैसे कोई और दूसरा हम कह सकते हैं कि कुछ देश जो है वो समलैंगिक विवाह जो है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ आज भी इसे
उसे अनैतिक मानते हैं। तो इसी कारण से ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से नैतिक सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू हो सकते हैं। और आखिरी है कि जो व्यावहारिक पक्ष होते हैं, उसको इस विचारधारा ने अनदेखा कर दिया है। प्राकृतिक विधि जो है वो अक्सर विधि की केवल आदर्श स्थिति की बात करती है कि कानून कैसा होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बताती है कि वास्तव में जो विधि है उसको कैसे बनाया जाए, कैसे लागू किया जाए या फिर क्या न्याय प्रणाली में कैसे व्यवहार किया जाए, ये सब। उदाहरण के तौर पे जैसे ये जो सिद्धांत है वो कहता है कि न्याय होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि अगर कोई गवाह ना मिले या फिर सबूत अधूरे हों तो क्या करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो विचारधारा है वो प्रैक्टिकल जो जस्टिस की प्रणाली है, व्यावहारिक न्याय प्रणाली जो है उसकी जो जटिलताएँ हैं उससे कहीं न कहीं हमें कटी हुई दिखती है, अपूर्ण दिखती है। तो इन सब के साथ हमने इस विचारधारा से ये सीखा, ये निष्कर्ष निकलता है कि जो दार्शनिक न्यायशास्त्र है, फिलॉसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस है, वो केवल मतलब उसने विधि को केवल एक कठोर नियम या फिर आदेश नहीं माना है, बल्कि उसे न्याय, नैतिकता और मानव गरिमा से जो है वो जोड़ा है। और इस विचारधारा ने ये समझाया कि विधि का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नैतिक रूप से सही न्याय देना, ये भी उसका एक मुख्य उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है उसका। और इसने विधि को एक उच्च आदर्श के रूप में देखने की हमें प्रेरणा दी है। आज भी जब कोई विधि हम बनाते हैं या फिर कोई भी हमारी जो न्यायालय है वो निर्णय देती है, तो उसमें नैतिक मूल्यों, मानव अधिकारों और सामाजिक कल्याण जो है इन सब का ध्यान रखा जाता है। और यही जो है इसकी सबसे बड़ी देन है। तो आज का लेक्चर, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली विषय पे, किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।